हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका पहले क्विकली रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। IMD ने विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत 49वें स्थान पर है और वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल मकरंद रनाडे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल इतिहास उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और अभी हाल ही में PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके अलावा अभी इसरो के द्वारा घोषित किया गया कि एक्स-रे पोलरोमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करेगा। हुरून इंडिया के द्वारा जारी शीर्ष 200 स्वनिर्मित या कहें सेल्फ मेड बिलियनर्स की और इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट जारी की गई, जिसमें राधाकिशन धमानी जो कि डी-मार्ट के संस्थापक हैं, ये रहे टॉप पर। कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ओडिशा में पुरी में हुआ। और अभी हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी पहली महिला न्यायाधीश सैंड्रा डे ओ'कॉनर का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थी कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन आगे बढ़ूँ वीडियो में इससे पहले आपको बता दूं इसकी PDF और क्विज आपको MJT ऐप पर मिलेगी। MJT ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, MJT ऐप लिखिएगा, मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में आप फ्री में क्विजेज, फ्री में PDF फाइल और भी बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल्स पा ही सकते हो। साथ के साथ आप हमारी ई-बुक्स जो पेड ई-बुक है वो परचेज कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के हैं उनको आप ले सकते हो। एक बार जाकर के डेमो जरूर लेकर के देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आप सबको पता है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों का रिजल्ट आ गया कल। एक राज्य का आ जाएगा, मिजोरम का कल नहीं आया क्योंकि वहाँ के लोगों का, रीजनल जो लोग हैं उनका एक प्रे होता है, ठीक है ना, ईसाई धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने एक दिन के लिए डिले किया था। तो 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया है वही का शुरू ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों पर हम लोग डिटेल बात कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या कुछ होगा, सिर्फ वही मुद्दे की बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई भी राजनीतिक बातें नहीं, कोई भी फालतू बकवास नहीं, ठीक ना। चलिए तो पहला, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? तो देखो, मध्य प्रदेश में 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, मामा जी नहीं कहते हैं, बीजेपी पार्टी से हैं और एक बार फिर से बीजेपी पार्टी ही यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी जीत हुई है। ये जीत का आंकड़ा क्या रहा है? तो यहाँ पर आप देख पाओगे टोटल विधानसभा में सीटें हैं 230। देखो ये विधानसभा का इलेक्शन था। विधानसभा क्या होती है? जैसे केंद्र में संसद होता है अपने, तो संसद में क्या होता है? संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा तो उच्च सदन है यानी अपर हाउस है, लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा। ऐसे ही राज्यों में राज्य जो चलता है वहां पर विधानमंडल होते हैं। अब विधानमंडल भी किन्हीं किन्हीं राज्यों में द्विसदनात्मक और प्लस एक राज्यपाल होता है, कोई कोई राज्य एक सदनात्मक होता है। ऐसे केवल 6 राज्य हैं जो द्विसदनात्मक हैं, जिसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है, कुम्बाट, KUMBAT अगर आप लिखोगे तो आप डिकोड करोगे तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। यानी विधानसभा जो है, विधानमंडल में विधानसभा लोअर हाउस होती है और विधान परिषद उसकी अपर हाउस होती है, और तीसरा जो होता है वो होता है राज्यपाल, ठीक है ना। कुम्बाट को अगर डिकोड करोगे तो यहाँ से कर्नाटक ले लो, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र होता है, इसे मध्य प्रदेश मत समझ लेना, M फॉर महाराष्ट्र याद करना, B से बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना, तो उसको भी दे दिया गया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो द्विसदनात्मक हैं और जहां पर विधान परिषद भी है, ठीक है ना। तो ये हमेशा पूछ ही लिया जाता है और पता नहीं क्यों इतना सिंपल सा क्वेश्चन लोग गलत करके आ जाते हैं। इसको याद रखना, ये राज्य द्विसदनात्मक है। तो मध्य प्रदेश द्विसदनात्मक नहीं है, एक ही सदनात्मक है। 230 सीटें यहाँ पर विधानसभा में हैं, जिनमें से बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? देखो, जब भी कहीं बहुमत की बात आती है तो वहाँ पर आप क्या करना, 50% + 1 कर देना, कि आधा से
एक सीट ज़्यादा हो तो वही होता है बहुमत। यानी यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए कितना, 116, क्योंकि 115 होता है इसका आधा, 116 जो पा जाएगा वो पार्टी बहुमत में होगी। ठीक है, जब सरकार बहुमत में होती है तो वो एक ही पार्टी जो है वो अपना मतलब कह देती है कि चलो हम ही अपना सीएम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी दल से कोई हमें गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई स्पष्ट बहुमत नहीं रहता है तब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में गठबंधन करके तब सरकार बनाती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर बीजेपी को 163 सीटें मिली, मतलब बहुमत के लिए चाहिए था 116, लेकिन मिल गई कितनी, 163, यानी बल्ले बल्ले, तो ये सरकार बनाएंगे। यहाँ पर वोट परसेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसको केवल यूपीएससी वाले ध्यान देंगे। 66 सीटें जो हैं ये कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर देखो तो इसको मिली है 66 सीटें। ठीक है जी, तो ये रहा मध्य प्रदेश का चुनाव का रिजल्ट। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, शिवराज सिंह चौहान अभी तक सीएम थे, अभी आगे कौन सीएम होगा ये चेहरा जो है क्लियर नहीं किया है बीजेपी ने। जब चेहरा क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा शपथ ग्रहण वाले दिन, ठीक है ना, आगे अपडेट में। फिलहाल के लिए आप यही जानो आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। एक तो पूछेगा मध्य प्रदेश में कुल सीटें कितनी हैं, बेसिक सवाल, मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, जो मैं आपको हर बार के पेज में जो आपका होता है ना राज्यों वाला पेज, वो मैं दिखाता हूँ और उसमें क्लियर कराता हूँ। कितनी सीटें कौन जीता है, विजेता वाला जो है उसको भी दिखाया जाएगा, तो उसमें आप बता देना, ठीक है ना। चलिए, तो 2 बड़ी पार्टियां जो हैं इनको आप ध्यान रखना। ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई। अगला क्वेश्चन राजस्थान से। हाल ही में हुई राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर देखो, विधानसभा चुनाव राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं टोटल कितने, 115 सीटें। अब यहाँ पर टोटल जो है वो 200 सीटें हैं, ध्यान रखना 200 सीट्स हैं टोटल, लेकिन 199 सीट पर हुआ यहाँ पर इलेक्शन, और इन 199 में बहुमत के लिए कितना चाहिए होगा, 100। मतलब यहाँ पर 200 जब था तब अगर 101 पाते, 101 तब होता बहुमत, लेकिन 199 पर ही क्योंकि हुआ वोटिंग तो 100 सीट जो है ये जो पा जाता वो बहुमत में रहता। बीजेपी पार्टी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 115 सीटें ये पाई हुई है। 115 सीटें ये पाई, इसका मतलब हुआ ये स्पष्ट बहुमत में है। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही वो रही कांग्रेस, और 69 सीटें उसने हासिल किए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। वोट परसेंटेज भी आप साथ साथ देखते चलना, जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वोट परसेंटेज भी हो सकता है, वोट शेयर पूछ लिया जाए। अब राजस्थान की बात अगर करें तो 115 सीटें 200 में से ये जीत चुका है। मतलब देखो, मैं कह रहा हूँ यही कि 199 पर चुनाव हुआ था, लेकिन ओवरऑल सीटें यहाँ पर 200 हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 69 सीटें जीती हैं। अभी तक यहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी, तो इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1998 से 1998 से ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई है, बार बार चेंजेस होते रहे हैं। ठीक है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो अभी कांग्रेस की थी, अब आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की। तो देखो, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो हुआ उसका भी रिजल्ट आया, और इस छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ना यहाँ पर भी सत्ता में परिवर्तन हुआ। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अब यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन हुआ और बीजेपी यहाँ पर भी जीत गई। यानी 3 प्रमुख राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर टोटल जो सीट है वो है 90। इन 90 सीट में 46 पर बहुमत था, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया 50% प्लस 1, तो 45 इसका 50% प्लस 1 मतलब बहुमत। लेकिन यहाँ पर कितनी जीती बीजेपी पार्टी, यहाँ पर 54 सीटें जीती हुई है, और कांग्रेस जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही वो 35 सीट जीती। यहाँ के जो सीएम थे छत्तीसगढ़ के वो थे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल की जगह पर बीजेपी पार्टी से कोई यहाँ पर बनेगा सीएम। कौन बनेगा सीएम ये भी यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया। एक्चुअली में पूरा चुनाव मोदी मैजिक पर जीता गया है, और इसी वजह से किसी के मुख्यमंत्री का चेहरा अभी जो है स्पष्ट नहीं है, ना हो राजस्थान में, ना कि मध्य प्रदेश, और ना ही छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, तो 90 में से 54 सीटें ये जीती हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 सीटें ही जीत पाई है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। अब आगे तेलंगाना की बात। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर टोटल जीते हैं 64 सीट्स। 64 सीट ये जीते हैं 119 में से। 119 टोटल सीट है यहाँ पर विधानसभा की। 60 चाहिए होता है यहाँ पर जीतने के लिए, बहुमत के लिए। 64 सीट यहाँ पर कांग्रेस पाई है, और 39 सीटें बीआरएस पार्टी जीती है। बीआरएस पार्टी ये वही वाली है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पहले टीआरएस के नाम से था, टीआरएस के नाम से था,
तेलंगाना राष्ट्र समिति, बाद में इसने नाम अपना बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर लिया, क्योंकि ये चाहते थे कि हम नेशनल लेवल पर आगे खेलें। ठीक है, तो फिलहाल अपना भी राज्य गंवा बैठे। ये 64 सीटें कांग्रेस जीत करके अब यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाएगी, यहाँ पर भी स्पष्ट बहुमत है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला, कोई भी राज्य, जो अभी 4 राज्यों का चुनाव आया, आपने देखा चारों राज्यों में जो भी सरकारें बनी हैं वो बहुमत में बनी हैं। ऐसा अमूमन कम ही होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बिल्कुल करीब की लड़ाई थी। हालांकि इसमें करीब की लड़ाई है, क्योंकि देखो बहुमत के लिए 60 चाहिए होते हैं और 64 हैं, और इसमें भी अगर मिशन लोटस वगैरह चला कुछ, तो ये 4-5 विधायक अगर इधर उधर हो गए तो फिर यहाँ पर गठबंधन होकर के कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा मार्जिन रहता है तो एकदम निश्चिंत होकर के होते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते ही हो कि खरीदे बेचे जाते हैं, विधायकों का खरीद फरोख्त भी बहुत होता है भारतीय राजनीति में, आम बात है। क्लियर है। इंटरेस्टिंग बात ये रही, यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो बीआरएस हो, बीआरएस यहाँ पर 10 साल से सत्ता में है, जब से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 से, आंध्र प्रदेश से जब से अलग हुआ तब से यही सीएम है, 2 बार से जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 39 सीटें ही पाए हुए हैं। दूसरी बात, आप AIMIM को जरूर जानते होंगे, ओवैसी वाली जो पार्टी है, ये 7 ही सीटें जीत पाई, जबकि वो मतलब सोचो पूरे देश में लोग, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स भी हैं और हमेशा मतलब प्रचलित एक नेता हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ही गढ़ में केवल 7 सीट ही निकाल पाते हैं। और वहाँ पर बीजेपी जो है ये 8 सीट निकाल ली है। बीजेपी पिछली बार 1 या 2 सीट जीती थी, यहाँ पर शायद दिया भी गया है। हाँ, पिछली बार जो है बीजेपी 1 सीट पर थी और AIMIM जो है ये 7 पर थी। इस बार AIMIM भी 7 पर ही रह गई, बीजेपी 8 पर पहुंच गई है यहाँ पर। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और 64 सीट यहाँ से निकाल ले गई। तो ये तेलंगाना की बात रही। तो ये 4 राज्यों के चुनाव थे और उनके नतीजे थे, बहुत बिल्कुल साफ शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपने जाना। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके बताइए। क्या 2024 के चुनाव के लिए जो इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, क्या उसे अभी भी सेमीफाइनल और 2024 को फाइनल माना जाना चाहिए, या फिर भारत अभी जो वर्ल्ड कप में दिखाया, क्या उस तरीके का तो नहीं हो जाएगा कि पूरा मैच जीतते हैं उसके बाद फाइनल जा करके हार गए? आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, COP28 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखो, COP28 शिखर सम्मेलन ये UAE इस बार अध्यक्षता कर रहा है। बहुत बार मैं इसको बता चुका हूँ। COP28 शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से फाइनली शुरू हो गया और ये चलेगा 12 दिसंबर तक। COP28 बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, जो कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के एक समिट होता है, 28वां इसका संस्करण है, जिसको UAE इस बार होस्ट कर रहा है। तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये चल रहा है। इसको दुनिया भर के देश जो हैं इसमें इकट्ठा होते हैं। इवन ये G20 से भी बड़ा समिट माना जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के, G20 में तो केवल 20 देश रहते हैं, इसमें दुनिया भर के बहुत सारे देश शामिल होते हैं जो भी इंटरेस्टेड होते हैं। हालांकि अब आप यहाँ पर जो बाइडन और चाइना वगैरह को नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये लोग आते तो इनको गाली ही सुननी पड़ती। सबसे ज़्यादा ये क्लाइमेट को यही गंदा कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका। तो फिलहाल ये जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक 28वां संस्करण था, सम्मेलन था। अच्छा, इसमें UAE जो है, जो कि खुद तेल बेचता है और वो आयोजन कर रहा है। तो फिलहाल वही बात है कि बिल्ली के हाथों जाकर के बंटवारा कराने वाला। तो फिलहाल COP28 का उद्देश्य इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। अपना तो तेल बेचते हैं, प्रदूषण जो बढ़ाता है, उसके बावजूद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करेंगे, लिमिटेड करेंगे। अभी 2 डिग्री सेल्सियस तक का ये ऐसा बताया जा रहा है कि तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ये लिमिटेड करेंगे। ठीक है, 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं COP28 से जो निकल करके आए हैं। अच्छा जी, भारत कब तक पूरा जीरो कार्बन एमिशन वाला बनेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। भारत 2070 तक बन जाएगा। कब तक? 2070 तक इंडिया बन जाएगा जीरो कार्बन एमिशन वाला देश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए और इन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो अभी चूंकि 2-3 डिसाइड हो जाते हैं, मैंने आपको वर्ल्ड कप शो वाले में भी बताया है चीज़ें, आगे के 2-3 डिसाइड रहते हैं। तो इसके बाद जो अपना नंबर अभी जो खाली बच रहा है ना, COP33 है। COP33 होगा 2028 में, इसकी मेज़बानी चाहता है भारत।
तो इसके लिए पीएम मोदी ने प्रस्ताव रखा है कि भाई हम लोग भी अब कैपेबल हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली G20 का आयोजन कराया और बहुत ही भव्य तरीके से कराया। तो COP33 जो है, जो अभी खाली पद है, इसको हमें मिलना चाहिए मेज़बानी। फिलहाल अब इस पर चर्चा होगी तो देखा जाएगा कि कौन डिसाइड होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको समझ में आ गया। जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस होता है, वैश्विक लेवल के नेता इसमें इकट्ठा होते हैं। ठीक है, चलिए UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। आगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों मुरली श्रीशंकर ने, मुरली श्रीशंकर हैं केरल के, और इन्होंने जीता है दोस्तों 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार। ये बेसिकली लंबी कूद के ये एथलीट हैं कह सकते हैं। तो इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था या एशियन गेम्स जब हुआ था, दोनों में ही इन्होंने सिल्वर मेडल जीताए थे भारत के लिए। तो अभी इनको केरल के सर्वश्रेष्ठ खेल के पुरस्कार जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से नवाजा गया। तो 35वां संस्करण है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार का, जो इनको मिला है। किसे? मुरली श्रीशंकर को। ओलंपियन भी हैं, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी जीत चुके हैं और कई इवेंट्स में ये कांस्य पदक तो जीत चुके हैं, बहुत सारे इवेंट्स में। अभी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने सिल्वर जीता था। तो अभी कोई गोल्ड तो नहीं आया है, लेकिन हाँ तीसरे चौथे दूसरे नंबर पर तक ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये पुरस्कार 22 दिसंबर को इनको दिया जाएगा। 22 दिसंबर को आप जानते हो गणित दिवस मनाया जाता है, हालांकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वो तो श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर मनाते हैं। 1 लाख रुपए का इनको नगद पुरस्कार मिलेगा और एक पट्टिका प्रशस्ति पत्र शामिल है। आगे, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2 पुरस्कार मिला है। तो ये महारत्न कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके द्वारा इसको जो है ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार में 2 कैटेगरी में मिले हैं पुरस्कार। कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर देखो, ये रिसीव कर रहे हैं अवार्ड। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहला कैटेगरी है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में। दूसरा पुरस्कार इनको 10वें वार्षिक ग्रीन टेक CSR अवार्ड में ग्रामीण विकास श्रेणी में दिया जाएगा। तो ये पर्यावरण संरक्षण में और ग्रामीण विकास श्रेणी में 2 कैटेगरी में पाएंगे पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया कब गया? 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार समारोह में, जो कि कहाँ आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आयोजित किया गया था। NTPC को दिया गया। NTPC की बात आई है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह जी। ठीक है जी, चलिए टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में? 13 महारत्न कंपनियां हैं और जो 13वीं बनी थी उसका नाम याद रखना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे, हाल ही में किस विदेशी कंपनी ने भारत में $1.5 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है फॉक्सकॉन ने। अब ये चर्चे में क्यों बन गई? फॉक्सकॉन का 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा चर्चे में क्यों है? कारण ये है ना कि ये अभी एक डील चल रही थी गुजरात में, इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा था सेमीकंडक्टर को लेकर के, लेकिन अंत समय में पता नहीं क्या इधर उधर हुआ, तो इन्होंने कहा नहीं हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब फाइनली ये जो है हैदराबाद में, बेसिकली हैदराबाद कहें या कहें तेलंगाना राज्य भर में, ये अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहते हैं। इनका ऑलरेडी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना और बढ़ाएंगे। कितना? 3000 करोड़ से अधिक का ये इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने जा रहे हैं। ये $1.5 बिलियन ही होता है। पहले इनका कुछ और इन्वेस्टमेंट था, तो टोटल इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4550 करोड़ रुपए। फॉक्सकॉन जो है ये ताइवान कंपनी है। ये वही कंपनी है जो आपके हाथों में आईफोन देखते हो ना, वो आईफोन जो है बहुत सारा पार्ट्स, बहुत सारा अपना इक्विपमेंट इन्हीं से बनवाती है, फॉक्सकॉन से बनवाती है। तो इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो अब इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये 1.5 बिलियन और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूछा जाए किस राज्य में, तो आप बताओगे तेलंगाना में। गुजरात मत बताना, गुजरात भी आपको ऑप्शन में दिखेगा। गुजरात में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम से हट गया था। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली प्रोवाइडर कंपनी है फॉक्सकॉन। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? यंग लियू। कौन है? यंग लियू। अगला, हाल ही में CRPF का नया कार्यवाहक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कार्यवाहक यानी एग्जीक्यूटिव। अब ये क्यों नियुक्त किए जाते हैं? कभी अंतरिम आप सुनते हो, कभी कार्यवाहक सुनते हो। ये क्यों होते हैं? ये तब होते हैं जब कोई सक्सेसर ना नियुक्त हो, उत्तराधिकारी ना नियुक्त हो और अचानक से जो मेन हो वो पद से हट जाए या उसका रिटायरमेंट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो अभी तक सुजायलाल थाउसेन जी जो थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया 30 नवंबर को।
तो जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया लेकिन अभी सरकार ने कोई नियुक्ति नहीं की है, तो इसी वजह से इन्होंने कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर दिया अनीश दयाल सिंह को। ठीक है, अब अनीश दयाल सिंह को आपको सिर्फ तब तक याद करना है जब तक कि कोई परमानेंट नियुक्ति ना हो जाए। यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है, ध्यान रखना। ये सुजायलाल थाउसेन जी के जाने के बाद ये आए हैं, तो ये कोई पद ऊपर होंगे तभी ना आए हैं। हाँ, ये समकक्ष का पद दिया जाता है, तो ये अभी वर्तमान में है आईटीबीपी के। तो आईटीबीपी के महानिदेशक को नियुक्त किया गया है एज ए कार्यवाहक महानिदेशक यहाँ पर। तो क्या ये आईटीबीपी से हट गए? नहीं, आईटीबीपी भी देखेंगे और इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ का मिलेगा। ये मैं चीज़ें आपको अलग अलग स्टेप में तोड़ करके बता रहा हूँ, बजाय एक ही लाइन में बोल देने के। कारण ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, कार्यवाहक क्या होता है, अंतरिम क्या होता है, क्या ये नियुक्त कर दिए गए तो वहाँ छोड़ दिए, या फिर हम याद क्या करें सर, आईटीबीपी में जो याद किए थे क्या उसको काट दें, अब उसको सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में याद करें? नहीं, आईटीबीपी की ये हैं और अभी फिलहाल ये रहेंगे। इनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार मिला है, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। ठीक है, कभी कभी होता नहीं है कि एक क्लास का टीचर जो है वो अचानक से छोड़कर चला जाता है स्कूल, एक सब्जेक्ट का टीचर, तो दूसरे सब्जेक्ट को कहा जाता है भाई आप ये भी देख लो, ये भी पढ़ा दो, है ना, अतिरिक्त प्रभार उसको दिया गया। तो यही है यहाँ पर। तो अभी के लिए ये भाई साहब ये भी देख रहे हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद। तो 1988 बैच के एसएल थाउसेन जो हैं ये पिछले साल अक्टूबर में नियुक्त हुए थे और अभी 30 नवंबर को इनका कार्यकाल हो गया पूरा। सीआरपीएफ जो है देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके तहत 8 प्रकार की पुलिस फोर्सेज आती है ना, जो आप अभी एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो वो सीएपीएफ का ही है। उसके तहत ही आपको असम राइफल्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ ये सब का मिलेगा ज्वाइनिंग, बीएसएफ वगैरह। ठीक है ना, वो सब सीएपीएफ है, मतलब ऐसी फोर्सेज जो सेंट्रल आर्म्ड हो, मतलब वो केंद्र सरकार। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से ध्यान से सुन लो, ये गृह मंत्रालय के तहत आती हैं। सीएपीएफ जो है फोर्स ये गृह मंत्रालय की है। और जो आप सेना देखते हो ना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये जो है ये आती है रक्षा मंत्रालय के तहत। तो रक्षा मंत्रालय के तहत अगर कोई सैनिक जो है वो युद्ध करते हुए मारा जाता है या फिर डेथ होती है तो वो शहीद कहलाएगा। इसमें वाले में हम लोग सेंटीमेंट से बाई इमोशनल कह सकते हैं कि शहीद हो गया, लेकिन अगर कोई सीआरपीएफ का जवान मरता है तो उसे शहीद ऑफिशियली नहीं कहेंगे, यानी वो जो सारी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलती हैं। ये बात क्लियर करके रख लो, ये चीज़ें आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीआरपीएफ की स्थापना 1947 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और फिलहाल कार्यवाहक होंगे अनीश दयाल सिंह। अगला, कैबिनेट में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, इसको मंजूरी दी गई है। इस पर सरकार कितने परिव्यय करने वाली है? तो दोस्तों अभी कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, एक नंबर तो यही नोट कर लो, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे पीएम जनमन। तो पीएम जनमन जो है ये योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार जो है ये टोटल 24,104 करोड़ खर्च करने वाली है। ये टोटल परिव्यय है, लेकिन ये टोटल परिव्यय केंद्र और राज्य का मिलाकर, परिव्यय मतलब समझ लो टोटल, इसमें समझ लो कितना खर्च करना है। तो जनजाति गौरव दिवस, ये जनजाति गौरव दिवस आपको बहुत बार रटाया गया था। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी, जो कि आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये एक नंबर यहाँ से भी ले लो, बन गया। तो इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए, हेमंत सोरेन जी से मिले। हेमंत सोरेन जी कहाँ के हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर मिल करके इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इस योजना की मतलब शुरुआत की है। तो झारखंड गए थे। झारखंड में कहाँ पर किए? ये इवेंट हुआ था खूंटी, झारखंड में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना प्रधानमंत्री ने कहाँ से शुरू की, तो कहाँ से शुरू की वो क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा, इसको याद रखना। ठीक है, तो टोटल इसमें 24,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 15,336 करोड़ की होगी और राज्य सरकार इसमें 8,768 करोड़ रुपए लगाएगी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको देखो कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म भी याद रखना, कहीं से भी चीज़ें बन सकती हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जो समूह हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ग्रुप हैं, उनको उनके सामने आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनका समाधान ढूंढा जा सके। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको रिस्पेक्टिव अमाउंट या योजनाएं, जो भी स्किल चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए ये योजना है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक करना, समझ में आ गई है तो शेयर कर देना, और अगर बहुत पसंद आ गई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी रोजाना वीडियो मैं आपके सामने लाया करता हूँ सबसे पहले सुबह में 4 बजे। कल लेट हो गई थी वो अलग बात है। MJT एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल भी है, इसको भी ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लंबी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए। MJT ऐप पर इसकी क्विज और PDF फ्री में मिलेगी। क्वेश्चंस कल मैंने आपसे पूछे थे कौन सी पुस्तक ट्विंकल खन्ना ने लिखी है, तो ये सभी इन्होंने लिखी हुई है। और आयुर्वेद के जनक कौन कहे जाते हैं, तो चरक कहे जाते हैं। आज आपको क्या बताना है, IMD के द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में टॉप पर कौन है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। कोशिश कीजिएगा आंसर करने का, अगर आंसर करिएगा तो, और जिनका सही रहेगा उनको तो आपको कल बताया ही जाएगा आंसर इसका। कल की वीडियो में क्विज PDF आप MJT ऐप से प्राप्त कीजिए। कोई हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप MJT ऐप का रोक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।